हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग डिवाइस करने वाले हैं बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स एलएलपी एंड आईआरएफ। 6 मार्क्स के वेटेज रखते हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में। सो अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कॉमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलएलबी एक्ट आया क्यों और ये कब आया। तो ये आया 2008 में। अब ये आया क्यों ये समझो। सरकार को एक नया ऑल्टरनेट वे चाहिए था बिजनेस करने के लिए। हम लोग के पास सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी पार्टनरशिप थे बिजनेस करने के लिए, बट सरकार को चाहिए था कि एक अल्टरनेट वे होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। तो सरकार ने बेसिकली क्या किया, कंपनी के अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए, पार्टनरशिप के अच्छे अच्छे फीचर्स उठाए, उनको मर्ज किया और एक नया तरीका बना दिया बिजनेस करने के लिए, जिसको हम लोग एलएलपी बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स। अब क्वेश्चन ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में आ सकता है कि एलएलपी के फीचर्स क्या क्या हैं। तो कंपनी के जो फीचर्स हैं वो उठा के डाल देना, जैसे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। एलएलपी पार्टनर दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। फिर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, एलएलपी जो है वो आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ है तो वो अपने नाम पे एसेट खरीद सकता है, लाइबिलिटी इंकर कर सकता है, किसी पे केस कर भी सकता है, खुद के ऊपर केस खा भी सकता है अपने नाम पर। उसका लिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है। उसका कॉमन सील यहाँ पर आ जाता है, एलएलपी चाहे तो कॉमन सील ऑप्ट कर सकता है। अब ये रखना मैंडेटरी नहीं है, दो डेजिग्नेटेड पार्टनर मिलकर साइन कर देंगे तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट मान लेते हैं एज कॉमन सील। उसके बाद पार्टनरशिप के फीचर्स उठा दो कि एलएलपी मैनेज कैसे होता है, तो एग्रीमेंट के थ्रू मैनेज होता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। तो ये फीचर्स तुम लिख सकते हो। अब यहीं से एक क्वेश्चन और भी कनेक्ट हो सकता है कि एडवांटेजेस क्या क्या है एलएलपी के। तो सिंपली लिख सकते हो कि मेंबर्स का लाइबिलिटी, पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है, ईजी होता है फॉर्म करने में, ईजी होता है डिसॉल्व करने में, परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो ये सारे तुम एडवांटेजेस भी लिख सकते हो एलएलपी के। अब वापस हम लोग एक्ट पे आते हैं। तो एलएलपी एक्ट 2008 में टोटल 14 चैप्टर्स हैं, 81 सेक्शंस हैं एंड 4 शेड्यूल्स हैं। क्या सारे पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत छोटे छोटे 10-15 सेक्शंस लिए हुए हैं तुम्हारे। बाकी तुम्हें सीए इंटरमीडिएट में करना होता है। तो अब देखो शेड्यूल 4 है। अब पहला शेड्यूल क्या बोलता है? पहला शेड्यूल बात करता है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। पार्टनर्स में क्या क्या म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटीज होंगे वो उसके बारे में बात करता है। शेड्यूल 2 बोलता है कि कैसे एक पार्टनरशिप फॉर्म कन्वर्ट होगा एलएलपी में। शेड्यूल 3 बात करता है कि कैसे एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होगा एलएलपी में। एंड शेड्यूल 4 बात करता है कि कैसे एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होगा एलएलपी में। एक बात ध्यान रखना, कभी भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी कन्वर्ट नहीं हो सकता है एलएलपी में। अब वापस से आ जाते हैं अपने सेक्शन पे। सेक्शन 1 बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में। एलएलपी का सेक्शन 1 बोलता है कि एलएलपी एक्ट कहाँ तक अप्लीकेबल है। तो ऑब्वियस सा बात है, इंडिया का एक्ट इंडिया पे ही लगेगा। और सेक्शन 2 डिफिनेशन के बारे में बात करता है। क्या सारे डिफिनेशन पढ़ने? बिल्कुल नहीं, मॉड्यूल में बहुत सारे डिफिनेशन दिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो तुम्हारे माइंड में एकदम रटे होने चाहिए वो समझो। सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर डिफाइन है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स एक कंपनी जो इंडिया में बना है या इंडिया के बाहर बना है। एलएलपी जो इंडिया में बना है, इंडिया के बाहर बना है। एंड बॉडी कॉर्पोरेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड नहीं होते हैं। अब यहाँ पर से एक सेक्शन भी कनेक्ट हो जाता है, सेक्शन 3। वो क्या बोलता है कि एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बस इतना ही बोलता है। उसके बाद सेकंड डिफिनेशन पे आए तो सेकंड डिफिनेशन है फॉरेन एलएलपी, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एम के अंदर। फॉरेन एलएलपी एक ऐसा एलएलपी है जो इंडिया के बाहर बना है और इंडिया में किसी भी तरीके से बिजनेस कर रहा है। अब यहाँ एक और बात ध्यान रखना कि इंडियन एलएलपी में फॉरेन एलएलपी भी पार्टनर बन सकता है। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो है फाइनेंशियल ईयर का। सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज एल के अंदर डिफाइन है फाइनेंशियल ईयर। देखो, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एक पीरियड होता है जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है नेक्स्ट ईयर जाकर 31 मार्च को, ठीक है। बट कोई एलएलपी 38 सितंबर 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट होता है तो उसका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर जाके। यानी लेट सपोज मैंने एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट किया 1 नवंबर 2024 को, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड कब होना था? 31 मार्च 2025 को। बट क्योंकि मैंने 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट किया एलएलपी तो मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 2026 में जाके। फिर एक और इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है स्मॉल एलएलपी, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी ए के अंदर डिफाइन है। स्मॉल एलएलपी एक ऐसा एलएलपी है पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो 25 लाख से कम है, 25 लाख या उससे कम है, प्लस टर्नओवर जो है पिछले साल 40 लाख या उससे कम है।
तो इसको हम लोग स्मॉल एलएलपी बोलते हैं। अब फ्यूचर में हम इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, ये बात भी इस डिफिनेशन में दिया गया है। जैसे 25 लाख को हम लोग बढ़ाकर 5 करोड़ तक कर सकते हैं एंड 40 लाख को बढ़ाकर हम लोग 50 करोड़ तक कर सकते हैं, बट ये फ्यूचर में किया जा सकता है। अभी 25 और 40 लिमिट याद रखना। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कोई भी प्रोविजन एलएलपी के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। फिर आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है कौन पार्टनर होगा एलएलपी में। तो कोई भी एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, इंडिविजुअल भी और बॉडी कॉर्पोरेट भी। बस कुछ लोगों को पार्टनर बनने के लिए रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, जैसे कि अनसाउंड माइंड का, जो इंसान पागल है वो पार्टनर नहीं बन सकता। दूसरा इंसॉल्वेंट, कोई इंसॉल्वेंट हो चुका है, डिक्लेयर हो गया है कोर्ट के द्वारा, या फिर इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया है कोर्ट में, तो वो सब इंसान जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता एलएलपी में। एक और चीज़ जो एक्ट में नहीं लिखा है बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, माइनर भी कभी भी एलएलपी का पार्टनर नहीं बन सकता है। फिर आ जाता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर होने चाहिए एलएलपी में। तो देखो एक एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए। अब कभी भी ये 2 से कम होंगे तो जो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसको नया पार्टनर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एलएलपी में 6 महीने के अंदर अंदर। अगर वो 6 महीने में नया पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो उस सिचुएशन में उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। अब आ जाता है सेक्शन 7 जो बात करता है डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। एक एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए एंड वो दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए, यानी जिंदा इंसान, ह्यूमन बींग्स होने चाहिए। और 2 में से कम एक जो है वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। अब यहाँ रेसिडेंट बनने के लिए 120 डेज या उससे ज़्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंडिया में रहना पड़ेगा। अब मैंने सेक्शन 5 में बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकते हैं एलएलपी के। लेट सपोज 2 बॉडी कॉर्पोरेट ने मिलकर एक एलएलपी फॉर्म किया है, तो पार्टनर्स कौन हो गए? दोनों बॉडी कॉर्पोरेट। तो उस सिचुएशन में हम लोग किसको डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करेंगे? तो 2 ऑप्शन है, या तो बॉडी कॉर्पोरेट अपने नॉमिनी को एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर दें एलएलपी में, या फिर वो क्या कर सकते हैं, 2 नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एलएलपी में जो इंडिविजुअल होंगे और उनको ही एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट कर दिया जाएगा। फिर आ जाता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 बात करता है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में। एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना है तो वो लोग एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट साइन करेंगे और ये फाइल करेंगे रजिस्ट्रार को। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ कुछ डिक्लेरेशन जाएगा। एक डिक्लेरेशन जाएगा सीए, सीएस, सीएमए या एडवोकेट, इनमें से किसी एक के द्वारा, और एक डिक्लेरेशन जाएगा जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को साइन करेगा उनसे कि उन्होंने सारे एक्ट के रिक्वायरमेंट फुलफिल किए हैं। और इसका कंटेंट क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या कंटेंट लिखा होगा ये बात को समझो। सबसे पहले नेम रहेगा एलएलपी का, उसका क्या प्रपोज बिजनेस है, रजिस्टर ऑफिस कहाँ है एलएलपी का, पार्टनर्स का डिटेल रहेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डिटेल रहेगा और अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर मान लो इस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में तुम कोई फॉल्स या मिसलीड करने के लिए कोई गलत सलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो तुम पे लगेगा पनिशमेंट। तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा, जेल हो सकता है अप टू 2 ईयर, प्लस पेनल्टी भी लगेगा 10,000 से लेकर 5 लाख रुपया तक। ठीक है, तो यानी गलत सलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। फिर आ जाता है सेक्शन 12। सेक्शन 12 बात करता है जैसे रजिस्ट्रार को इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ अंडर सेक्शन 11 तो रजिस्ट्रार उसको एग्जामिन करेगा, सब कुछ सही लगा तो 14 दिन के अंदर अंदर वो सब कुछ रजिस्टर करके एक नया सर्टिफिकेट दे देगा जो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि एलएलपी फॉर्म हो चुका है। फिर आ जाता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है रजिस्टर ऑफिस के बारे में। हर एक एलएलपी का खुद का रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए जहाँ पे सारे नोटिस वगैरह रिसीव करेगा एलएलपी, और वो रजिस्टर ऑफिस में अगर कोई चेंजेस भी होता है तो ये बात रजिस्ट्रार को एलएलपी को बताना होगा। उसके बाद सेक्शन 14 बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एक एलएलपी बन गया तो अब एलएलपी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे ही एक एलएलपी रजिस्टर हो गया तो एलएलपी अब अपने नाम पे केस कर सकता है, केस खा सकता है, कॉमन सील ऑप्ट कर सकता है अगर वो चाहे तो, उसके बाद एसेट्स खरीद सकता है, लायबिलिटी इंकर कर सकता है, और उसको सफ़र भी करना पड़ेगा अंडर अदर एक्ट्स। यानी कोई अदर एक्ट्स अगर एलएलपी के ऊपर, बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर लग रहा है तो उसको वो बात भी मानना पड़ेगा, और अगर नहीं मानेगा तो वहाँ पर उसको सफ़र भी करना पड़ सकता है। सेक्शन 15 बात करता है नेम। एलएलपी के नाम के पीछे हमेशा वर्ड एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यूज़ करना है। जैसे मैंने खोला एक एलएलपी एकेजी, तो मैं अपने एकेजी एलएलपी के नाम के पीछे एकेजी एलएलपी या एकेजी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वर्ड यूज़ करूंगा ही करूंगा, कंपलसरी है। अब एलएलपी का नाम कैसा भी हो सकता है, बस अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, यानी इधर गलत सलत नाम नहीं होना चाहिए, और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट से या दूसरे कोई ट्रेडमार्क से। ठीक है,
दूसरे सोल प्रोप्राइटरशिप से हम कॉपी कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बॉडी कॉर्पोरेट और ट्रेडमार्क से मेरा नाम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, बाकी किसी से भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आ जाता है यहाँ पर सेक्शन 16। सेक्शन 16 बोलता है कि एक एलएलपी, चाहे वो एग्जिस्टिंग एलएलपी हो या फिर न्यू एलएलपी हो, वो अपना नाम रिजर्व करवा सकता है। और नाम रिजर्व करवाने के लिए वो रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल करेगा और रजिस्ट्रार 3 महीने के लिए फी लेकर नाम रिजर्व कर सकता है एलएलपी का। फिर आ जाता है तुम्हारा लास्ट सेक्शन, सेक्शन 17। वो बात करता है कि मान लो एक एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो गया कोई आइडेंटिकल नेम के साथ, किसी बॉडी कॉर्पोरेट या ट्रेडमार्क के साथ आइडेंटिकल नेम से रजिस्टर हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को बोलेगा कि 3 महीने के अंदर अंदर नाम बदल। अगर एलएलपी 3 महीने के अंदर नाम बदल देता है तो फिर एलएलपी को 15 दिन के अंदर अंदर ये बात रजिस्ट्रार को बताना होगा और रजिस्ट्रार 30 दिन के अंदर नया सर्टिफिकेट तुम्हें इशू कर देगा। बट अगर 3 महीने में एलएलपी ने नाम नहीं बदला तो गवर्नमेंट सुओ मोटो खुद ही तुम्हारा नाम बदल के रजिस्ट्रार को बता देगा। तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा एलएलपी एक्ट खत्म। एक चीज़ और यहाँ मैं मिस कर गया, वो सुन लो। ट्रेडमार्क से अगर आइडेंटिकल नेम है एलएलपी का तो केस करने का टाइम बस 3 साल है, उसके अलावा फिर तुम केस नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर किसी बॉडी कॉर्पोरेट के नेम से आइडेंटिकल है तो फिर लाइफ टाइम तक केस हो सकता है। अब हमें करना है आईआरएफ। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है क्योंकि ये हमें समझाता है कि लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, एक्ट क्या होता है एंड डिफरेंट डिफरेंट कोड्स के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना होगा कि लॉ होता क्या है। तो देखो, लॉ बेसिकली कुछ नहीं, एक जनरल गाइडलाइन है। वो बोलता है हमें ये करो, ये मत करो, ये सही है, ये गलत है, ठीक है। बट इसमें कोई पनिशमेंट नहीं है, मतलब तुम अगर लॉ तोड़ भी देते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई पनिशमेंट पेनल्टी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन तुम देखो मॉड्यूल में लॉ का, तो लॉ का डिफिनेशन मॉड्यूल में दिया है एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज जो गवर्नमेंट इम्पोज कर रहा है ताकि सोशल वेलफेयर हो सके, सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट हो सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक्ट क्या होता है। तो देखो, लॉ को इन्फोर्स करवाया जाता है एक्ट। लॉ में नॉर्मल गाइडलाइन बोला गया कि भाई किसी का मर्डर मत कर, ये गलत चीज़ है, बट लोग क्यों मानेंगे लॉ का बात? तो इसलिए सरकार ने लॉ को कन्वर्ट किया, लॉ को इन्फोर्स करवाया एक्ट में ले जाकर, और एक्ट में बोला गया अगर तुम मर्डर करोगे तो तुम्हारे ऊपर 5 साल का हम लोग जेल तुम्हें लगाएंगे, तुमको 5 साल रिग्रेस इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो अब लोग डरेंगे क्योंकि अब अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया तो तुम्हारे ऊपर चलेगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग। तो ये हो गया एक्ट। लॉ इज अ जनरल गाइडलाइन और एक्ट लॉ को इन्फोर्स करवा रहा है। अब यहाँ तुम्हारे मॉड्यूल में एक और चीज़ दिया गया है कि लॉ बनता कैसे। तो देखो, सोसाइटी में सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। गवर्नमेंट देखता है कि चलो सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट को जैसे कोई प्रॉब्लम दिखा सोसाइटी में, गवर्नमेंट फिर क्या करता है, एक कमेटी बैठाता है और कमेटी को ये प्रॉब्लम बताता है कि देख सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। कमेटी बैठा, उसके बाद कमेटी उस सारे प्रॉब्लम्स को देखता है, उसको कैसे ठीक करना है, उसके ऊपर एक बिल प्रिपेयर करता है। इसी बिल को हम लोग लॉ बोलते हैं। वो जो बिल प्रिपेयर हुआ है ना, उसको हम लोग लॉ बोलते हैं। उसके बाद उस बिल को हम लोग लोकसभा राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करते हैं एंड वहाँ 2/3 मेजोरिटी से जैसे ही बिल पास हो जाएगा फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। प्रेसिडेंट जैसे ही उस पर साइन कर देंगे फिर उसको ऑफिशियल गजट में डाल दिया जाता है, और जिस दिन ये बिल को ऑफिशियल गजट में डालकर पूरे इंडिया पर इफेक्टिव कर दिया जाता है उस दिन वो लॉ बन जाता है, एक्ट। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं लॉ बनाने की पावर किसको किसको दी गई है। इस चैप्टर में ये भी तुम्हें दिया गया है। तो बेसिकली देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग मदर ऑफ ऑल लॉ बोलते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही पावर दिया है कि लॉ बनाया जा सकता है। अब लॉ बनाएगा कौन? तो देखो, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों को पावर दिया गया है। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल के लिए लॉ बना सकता है और स्टेट असेंबली अपने स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए लॉ बना सकता है। उसके अलावा एक और चीज़ यहाँ ध्यान से समझना, कोर्ट के कुछ फेमस जजमेंट के ऊपर भी लॉ बनाया जा सकता है, ये भी यहाँ पर पावर दिया गया है। उसके अब अगर हम लोग आए थोड़ा सा हिस्ट्री, तुम्हारे मॉड्यूल में अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री दिया हुआ है कि सबसे पुराना जो ओल्डेस्ट रिटन लॉ है ना, वो कोड ऑफ हम्मुरबी है जो कि किंग ऑफ बेबीलोन के द्वारा बनाया गया था 1790 बीसी से 1758 बीसी के बीच में, ठीक। उसके बाद जो मोस्ट डिटेल लॉ है ना, वो बनाया गया है 450 बीसी में, जिसको हम लोग 12 ब्रोंज टेबल भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी तक इससे क्वेश्चन तो आया नहीं है बट फिर भी क्योंकि है मॉड्यूल में तो मैं पढ़ा देता हूँ। अब एक और चीज़, थोड़ा इंडिया का भी हिस्ट्री दिया हुआ है। जैसे इंडिया में एक 1935 में एक एक्ट पास हुआ था, ब्रिटेन ने पास किया था इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।
इस एक्ट के आने से इंडियन गवर्नमेंट यूनिटरी से फेडरल में कन्वर्ट हो गया। यूनिटरी मतलब सेंट्रलाइज पावर, यानी सिर्फ सेंटर के पास पावर है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट यानी सेंटर और स्टेट दोनों के पास लॉ बनाने की पावर है, और इंडिया में दोनों के पास लॉ बनाने की पावर है। यहाँ पर 3 लिस्ट दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा इनकम टैक्स के रिलेटेड, जैसे एग्जांपल में ले लो। दूसरा स्टेट लिस्ट, जिसमें सिर्फ स्टेट लॉ बनाएगा जैसे कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड। एंड एक थर्ड लिस्ट भी दिया गया है जिसको हम लोग कंकरेंट लिस्ट भी बोलते हैं, जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कंट्री कैसा है, तो हमारा कंट्री फेडरल है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब 1937 में एक फेडरल कोर्ट नाम से एक कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, एंड वो कोर्ट क्या करता था, वो इंडिया में जो भी केसेस होते थे उनसे डील करता था। 1949 तक इसने टोटल 151 केसेस के रिस्पेक्ट में डील किया था। उसके बाद 1950 में इसका नाम चेंज करके अभी का एपेक्स बॉडी सुप्रीम कोर्ट हो गया है। अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ लॉ। कितने तरह के लॉ होते हैं? 4 तरह के लॉ तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं। सबसे पहला होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो है किसके रिस्पेक्ट में गाइडलाइंस देता है? क्रिमिनल लॉ क्रिमिनल रॉन्ग के रिस्पेक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। अब क्रिमिनल रॉन्ग क्या होता है? देखो, कुछ ऐसा काम, कुछ ऐसा गलत काम जिससे सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी पब्लिक एट लार्ज उससे सफर हो रहे हैं। गलत किसी एक के साथ हुआ है बट इम्पैक्ट पूरे सोसाइटी पे पड़ रहा है, उसको हम लोग क्रिमिनल रॉन्ग बोलते हैं। एंड इसके रिस्पेक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है क्रिमिनल लॉ। पर बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, जैसे कि आईपीसी, अब तो नाम चेंज हो चुका है, भारतीय न्याय संहिता। तो ये सारे एक्ट हैं। सिविल लॉ। सिविल लॉ मतलब क्या? सिविल लॉ रूल एंड रेगुलेशंस बनाता है सिविल रॉन्ग के रिलेटेड। सिविल रॉन्ग बोले तो एक ऐसा गलत काम जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो मैंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें हम दोनों इन्वॉल्व है, कोई तीसरा आदमी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो सोसाइटी पे तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा, तो ऐसे रॉन्ग को हम लोग सिविल रॉन्ग बोलते हैं। और इसके ऊपर कौन बनता है? सिविल लॉ बनता है। अब ध्यान से समझना, सिविल लॉ में मेन फोकस होता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पे, ना कि पनिशमेंट देने पे। बट वहीं क्रिमिनल लॉ में जैसे मर्डर, थेफ्ट, रेप, ये बड़े बड़े क्राइम है, वहाँ पर क्रिमिनल लॉ का मेन फोकस होता है पनिशमेंट देने पे। वहाँ कोई रिजोल्यूशन या डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं किया जाता, वहाँ तुमने बहुत बड़े क्राइम किए। उसके थर्ड आ जाता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ को हम लोग एक दो और नाम से जानते हैं, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीजेस, और एक और नाम से जानते हैं ऑन ऑल फोर लेग्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मान लो सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट पास हुआ, ठीक है, और उसके कुछ सालों बाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ही दोबारा कोई ऐसा केस आया जिसके सारे मैटर उस पुराने जजमेंट से रिलेटेड हैं, मतलब बिल्कुल सेम मैटर है, तो उस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट उस केस का रेफरेंस देकर जो उस केस में ऑर्डर पास हुआ था वही इस केस में भी ऑर्डर पास कर देगा। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ये आर्टिकल 141 बोलता है। बट मान लो लेट सपोज यूपी के हाई कोर्ट में कोई केस आया, ठीक है, एंड वहाँ पर जजमेंट पास हुआ। उसके बाद लेट सपोज 2 साल बाद उड़ीसा के अंदर कोई ऐसा केस आता है, और उस केस में जो भी मैटर है ना वो बिल्कुल सेम है जो यूपी में 2 साल पहले केस हुआ था। तो उस सिचुएशन में उड़ीसा वाला हाई कोर्ट उसको रेफरेंस ले सकता है और बोल सकता है क्योंकि उसमें ऐसा हुआ था तो हम लोग भी इसमें ऐसा ही करेंगे और हमारा भी जजमेंट बिल्कुल उसके जैसा सेम है, वो वहाँ से रेफरेंस ले सकता है, ठीक है। चौथा आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जिसको हम लोग जस्ट नेचुरल भी बोलते हैं। अब ये होता क्या? ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो लॉ के बियॉन्ड भी काम करने होते हैं। बेसिकली अगर इसको एग्जांपल से मैं समझाऊं, 2 को यहाँ पर तुम्हारे मॉड्यूल में दिए हैं। एक है ऑडी एल्ट्रम पैट्रम। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए, यानी अगर तुम्हारे ऊपर केस हुआ है तो कोर्ट ये नहीं कर सकता कि जिसने केस किया सिर्फ उसका बात सुन के डिसीजन नहीं दे सकता। कोर्ट ये तुम्हारा प्रिंसिपल राइट है कि तुम्हें भी बोलने का मौका मिलेगा। दूसरा है नेमो जुडाक्स इन कॉसा सुआ। कोई भी अपने ही केस के रिलेटेड जज नहीं बन सकता, नहीं तो फिर वो बायस्ड हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। लॉ को इन्फोर्स कौन करवाता है? तो देखो, वेरियस मिनिस्ट्रीज होते हैं जो लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं। तुम्हारे मॉड्यूल में यहाँ बहुत सारे मिनिस्ट्रीज दिए हुए हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे पहला डिपार्टमेंट है, इसको वित्त मंत्रालय भी करते हैं, और ये ना इकोनॉमिक्स के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ बनाता है। अब इसमें जो है 4 सर्विस इंक्लूड है: इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस।
ठीक है। अब इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, देखो कौन कौन से, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ये सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आते हैं। फिर दूसरा मिनिस्ट्री आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको एमसीए बोलते हैं, और ये तो हमारे लिए एकदम अपना अपना सा है, क्योंकि आईसीएआई आईसीएसआई भी इन्हीं के अंडर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो बेसिकली किसको गवर्न करता है, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। और इसका जो हाईएस्ट पोस्ट है वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। अब थर्ड मिनिस्ट्री आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसको हम लोग गृह मंत्रालय भी बोलते हैं, जो हमारे किसके द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, अमित शाह द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। इसका हेड होम मिनिस्टर होते हैं एंड इनका मेन काम होता है इंडियन के इंटरनल सिक्योरिटीज़ को मैनेज करना। इसके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। और उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज भी एक डिपार्टमेंट होता है, जिसमें सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन नाम से डिपार्टमेंट है। अब ये सब तुम्हें रीडिंग मारना है, मॉड्यूल में सिर्फ चार्ट वाइज दिया हुआ है, हो सकता है आ जाए यही क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिपार्टमेंट अंडर होम अफेयर्स, तो तुम्हें सिर्फ डिपार्टमेंट के नाम लिखने होंगे, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ये मेनली लीगल अफेयर्स के रिलेटेड लॉज बनाता है एंड इसके भी अंदर कुछ डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ और तुम्हें बॉडीज के बारे में पढ़ना है, जैसे सेबी, आरबीआई। सबसे पहला है सेबी। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो स्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 में, लेकिन इसको पावर कब दिया गया था, 1992 के अंदर सेबी एक्ट पास करके, ठीक है। उसके बाद आता है आरबीआई। आरबीआई एपेक्स बॉडी है, एपेक्स सेंट्रल बैंक है इंडिया का। ये जो है मॉनेटरी सप्लाई को, इकोनॉमी में कैसे मॉनेटरी सप्लाई होंगे उनको मैनेज करता है। नेक्स्ट जो लास्ट आ जाता है वो आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1 अक्टूबर 2016 को बना था एंड इसका मेन मोटिव था कि कैसे एक कंपनी, एलएलपी या फिर एक इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करेगा, बैंकरप्ट हो गया तो उसके रिस्पेक्ट में लॉ वगैरह ये बनाता है। लास्ट टॉपिक तुम्हारे मॉड्यूल का वो आ जाता है स्ट्रक्चर, हायरार्की ऑफ कोर्ट। कोर्ट कैसे कैसे इंडिया में काम करता है, कितने तरह के कोर्ट होते हैं। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट होता है, ये एपेक्स बॉडी होता है और इसका जजमेंट को तुम कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 32 तुम्हें पावर देता है, तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर तुम्हारे राइट को छीना गया है तो। और इसका जो हाईएस्ट होता है अथॉरिटी वो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, और इसमें टोटल कितने प्रेजेंटली 34 जो है जजेस बैठते हैं चीफ जस्टिस को मिलाकर। अब हम लोग समझते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। देखो हाई कोर्ट हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का सबसे बड़ा कोर्ट होता है एंड उसका डिसीजन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज हो सकता है। अब एक बात और समझना, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं, आर्टिकल 32 हमें पावर देता है, उसी तरह हम डायरेक्टली हाई कोर्ट में भी जाकर केस कर सकते हैं, आर्टिकल 226 हमें ये पावर देता है। करंटली अभी इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। एक ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें टोटल 6 स्टेट के मैटर्स देखे जा रहे हैं, यानी वो अकेला हाई कोर्ट 6 स्टेट को संभाल रहा है। अब वो कौन है तुम मुझे रिसर्च करके कमेंट में लिखकर बताओगे। अब आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं एंड ये छोटे मोटे कोर्ट्स होते हैं, तो ये बेसिकली छोटे मोटे जो है सिविल लॉज के रिस्पेक्ट में डील करते हैं। इनका डिसीजन को तुम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। अब आ जाता है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। ये ऐसे कोर्ट होते हैं जो सिर्फ एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बनाए जाते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी एक ऐसा शहर होता है जो बहुत बड़ा होता है, बोले तो 10 लाख या उससे ज़्यादा का पॉपुलेशन वाला शहर। तो यहाँ पर एक मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनाया जा सकता है हाई कोर्ट का कंसल्टेंसी लेकर, एंड यहाँ होगा वो होगा चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, जिसका पावर होगा एज सेम एज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जो कि कोर्ट में होता है। सो इसी के साथ तुम्हारा आईआरएफ बिल्कुल होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड बस पढ़ते रहो।